नमस्कार, मैं शकील साजिद और आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। 28 नवंबर से 3 दिनों के लिए नवा रायपुर का बंगला नंबर M01 मिनी पीएमओ बन जाएगा। जी हां, ये बंगला अभी विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को आवंटित है, लेकिन डीजी कॉन्फ्रेंस के दौरान इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अस्थायी ठहरने की जगह के रूप में तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों ने यहां चौकसी बढ़ा दी और किसी को भी बंगले में आने जाने की अनुमति नहीं है। पीडब्ल्यूडी को बंगले की पूरी देखरेख का जिम्मा दिया गया है। 3 दिवसीय डीजी कॉन्फ्रेंस 28 से 30 नवंबर तक आईआईएम नवा रायपुर में होगी। प्रधानमंत्री मोदी 28 नवंबर की शाम रायपुर पहुंचेंगे। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह, राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बंदी संजय कुमार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसी दिन रायपुर आएंगे। सभी के ठहरने के इंतजाम नए सर्किट हाउस के सूट रूम में किए गए हैं। वहीं मंत्री लखनलाल देवांगन का बंगला M02 और राजेश अग्रवाल का बंगला M04 भी रिजर्व रखे गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर पीएमओ टीम को वहां शिफ्ट किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के सभी राज्यों के डीजी, पैरामिलिट्री फोर्स के चीफ और कई एडीजी व आईजी रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। करीब 500 अफसर रायपुर पहुंचने वाले हैं। इसके लिए पुलिस विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। पहले M01, M03 और M04 बंगलों को रिजर्व रखने की योजना थी, लेकिन M03 में मंत्री गुरु खुशवंत साहब पहले ही शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए अब M02, M01 और M04 को रिजर्व रखा गया है। पहली बार छत्तीसगढ़ में डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसलिए नवा रायपुर को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह छावनी में बदल दिया गया। अफसरों के लिए नवा रायपुर और सर्किट हाउस में 6 सूट और 22 कमरे बुक किए गए हैं। ठाकुर प्यारेलाल संस्थान में 140 कमरे और निमोरा अकादमी में 91 कमरे तैयार कराए जा रहे हैं। इसके अलावा रायपुर के पहुना और सर्किट हाउस को भी 5 दिन के लिए रिजर्व रखा गया है। पिछले 1 महीने में प्रधानमंत्री मोदी का यह दूसरा दौरा होगा। इससे पहले 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री रायपुर आए थे। गृह मंत्री अमित शाह अक्टूबर में बस्तर दशहरा में शामिल होकर गए और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 5 नवंबर के स्थापना दिवस समापन समारोह में मुख्य अतिथि थी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होंगी। इसके बाद 28 नवंबर से होने वाले डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मौजूद रहेंगे। M01 बंगले में 5 बेडरूम और 2 हॉल हैं। एक कमरा प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार किया गया है, जिसमें पीएमओ के अफसर रहेंगे। बाहर बने कमरों में एनएसजी के लिए भी व्यवस्था की गई है। मीटिंग के हिसाब से दोनों हॉल को सजाया गया है। पीएमओ द्वारा तय किए गए कैटरर्स को 3 दिन के लिए बंगले का किचन सौंपा जाएगा। अफसरों के आने जाने के लिए करीब 400 गाड़ियां लगाई जा रही हैं और एक कॉल सेंटर बनाया गया है। 27 नवंबर की शाम से ये अफसरों का आना शुरू हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस नवा रायपुर में रखने का मकसद रायपुर शहर में ट्रैफिक जाम ना हो। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर जाएंगे और वहीं से वापसी करेंगे। इस दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान जिन्हें धान के लिए नहीं बल्कि सब्जियों की खेती के लिए भी अब देश भर में पहचान मिल रही है। मेहनत और नवाचार के दम पर राज्य के किसानों ने धान के कटोरे के साथ अब सब्जियों की टोकरी के रूप में भी छत्तीसगढ़ को पूरे देश विदेश में मशहूर कर दिया है। सब्जियों की पैदावार इतनी अच्छी हो गई है कि अब राज्य में न केवल आत्मनिर्भर है इस मामले में, बल्कि देश और विदेश के बाजारों में पहचान बना लिया है। पिछले साल पूरे प्रदेश में करीब 4,91,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन पर सब्जियों की खेती की गई, जिसमें लगभग 67,89,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा सब्जियों का उत्पादन हुआ। दुर्ग जिला सबसे आगे रहा, जहां 41,809 हेक्टेयर में खेती होती है और हर साल करीब 7,68,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा सब्जियां पैदा होती हैं। यहाँ धान की फसल के बाद कई छोटे किसान सब्जियों की खेती को वैकल्पिक आय के रूप में अपनाते हैं। खासकर दुर्ग और धमदा इलाके के जो खास इलाके हैं, शिवनाथ नदी के किनारे बसे गांव में बम्पर सब्जी उत्पादन होता रहा है। सब्जी छत्तीसगढ़ की सब्जियां अब सिर्फ देश में नहीं हर जगह लोकप्रिय है। टमाटर, शिमला मिर्च, करेला, लौकी, ककड़ी, बैगन, भिंडी जैसी बहुत सारी सब्जियां, भाजी न सिर्फ बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान बल्कि अबू धाबी, यूएई जैसे अरब देशों में भी भेजी जाती हैं। कुछ साल पहले तक हमारा राज्य सब्जियों के लिए उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों पर निर्भर था। अब किसान खुद आत्मनिर्भर हो गए हैं। किसानों की आय बढ़ी है और बाजार सब्जियों के दाम
कम हुए हैं। दमदा की सब्जियां तो अब देश के कई राज्यों और विदेशों में मशहूर हो गई है। बड़े व्यापारी और एक्सपोर्टर सीधे किसानों से खेतों में जाकर सब्जियां खरीदते हैं। इससे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट होता है और बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ती। राज्य की सरकार की कोशिशों से अब फलों के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई है। पहले राज्यों को फलों के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ से ड्रैगन फ्रूट, काजू, नारियल, लीची, केला, तरबूज, खरबूजा, सीताफल और बस्तर की विश्व प्रसिद्ध इमली तक देश के बड़े शहरों में और विदेशों में भेजी जा रही है। खासकर बस्तर की इमली और उसके पल्प की डिमांड यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक है। इसी तरह जशपुर और बस्तर के कटहल, पूरे का पूरा सरगुजा भी इसमें अगर हम शामिल कर लें, राजिम के तरबूज और खरबूजे भी अब विदेशों में अपनी धाक जमा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में फलों की खेती में 30 से 40% तक इजाफा हुआ है। किसान अब आधुनिक तकनीकी से खेती कर रहे हैं कि इसमें कृषि वैज्ञानिक भी लगातार मदद कर रहे हैं। राज्य सरकार कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण रायपुर में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इसके शुरू होने से किसानों को उपज सीधे विश्व बाजारों तक पहुंचाने में आसानी होगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की सब्जियों और फलों की खुशबू दुनिया के कोनों कोने तक महकेगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बॉलीवुड की फिल्मों को ध्यान से देखें तो सिर्फ एक्शन, रोमांस या ड्रामा ही नहीं, बल्कि विज्ञान का कमाल भी बखूबी नजर आता है। कई बार फिल्मों ने हमें ऐसे वैज्ञानिक चमत्कार दिखाए हैं, सोचकर हैरानी होती है। आज 10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। बात करते हैं कुछ ऐसी बॉलीवुड फिल्मों की जिनमें विज्ञान और तकनीक का अनोखा जादू दिखाया गया है। सबसे पहले बात 1987 में आई सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया की, अनिल कपूर साहब की। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान की कल्पना पे आधारित थी। फिल्म में अनिल कपूर ने अरुण वर्मा का किरदार निभाया था, जिसे अपने पिता की बनाई हुई एक रहस्यमयी घड़ी मिल जाती है। उस घड़ी को पहनने वाला व्यक्ति अदृश्य हो जाता है, यानी किसी को दिखता नहीं, सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। अगर ऐसी कोई चीज़ असल जिंदगी में हो जाए तो सोचिए कितना मजा आएगा। शेखर कपूर के निर्देशन में बनी ये फिल्म समय से काफ़ी आगे थी और आज भी जब हम अदृश्य होने की बात करते हैं तो मिस्टर इंडिया ही याद आती है। 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया, जिसने भारतीय सिनेमा को एलियंस से मिलवाया। राकेश रोशन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने रोहित नामक एक मासूम युवक का किरदार निभाया था, जिसकी दोस्ती जादू, जी हाँ, जादू नाम के एलियन से होती है। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे रेडियो सिग्नल से इंसान अंतरिक्ष से संपर्क करता है और कैसे एक एलियन धरती पर आ जाता है। जादू की शक्तियों से रोजित की जिंदगी बदल जाती है। फिल्म न सिर्फ बच्चों की बल्कि सभी उम्र के दर्शकों में बहुत लोकप्रिय हुई। जादू आज भी लोग बड़े प्यार से याद करते हैं। उसके बाद बात करें साल 2010 में आई फिल्म रोबोट। ये फिल्म विज्ञान और तकनीक के मामले में मील का पत्थर साबित हुई। एस शंकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रजनीकांत ने 2 किरदार निभाए थे, वैज्ञानिक डॉक्टर वसीकरण और उनके बनाए रोबोट चिट्टी। चिट्टी एक ऐसा रोबोट है जो इंसानों की तरह सोच सकता है, महसूस करता है, प्यार भी कर बैठता है। फिल्म में एआई और मशीन लर्निंग जैसे कॉन्सेप्ट को बहुत दिलचस्प तरीके से बताया गया। एक मशीन जो इंसानों जैसे जज्बात रखती है, अपने आप में ये बहुत गहरा विचार था। बात करते हैं अलग किस्म की फिल्म कार्गो, जो साल 2019 में रिलीज हुई। इस फिल्म में विज्ञान के साथ साथ इंसानी जज्बातों की खूबसूरती देखी गई। विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी अभिनीत ये फिल्म एक ऐसे स्पेसशिप की कहानी है जहां आत्माओं का पुनर्जन्म, ट्रांजिशन होता है। फिल्म ने यह सवाल उठाया कि क्या विज्ञान और अध्यात्म एक साथ चल सकते हैं? क्या जीवन और मृत्यु के बीच भी कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया हो सकती है? धीमी जरूर है, लेकिन सोचने में मजबूर करती है फिल्म। अगर इन सभी फिल्मों को देखें तो साफ नजर आता है कि अब बॉलीवुड सिर्फ नाच गाने तक नहीं रहा। यहाँ ऐसे लेखक और निर्देशक हैं जो विज्ञान और तकनीक को लेकर दर्शकों के सामने नए विचार लाते हैं। जो शाहरुख खान की एक फिल्म का भी हमें उसमें जिक्र करना चाहिए, जीवन। ये फिल्म भी अपने आप में विज्ञान पर आधारित और गुड मैन और बैड मैन पर आधारित एक बड़ी शानदार फिल्म थी। अदृश्य होने का कॉन्सेप्ट हो, एलियन से दोस्ती हो, इंसानों का भाव रखने वाला रोबोट हो, कहानियों ने हमें सिखाया कि कल्पना की सीमा नहीं होती। ऐसी फिल्में ये सोचने में मजबूर करती कि आने वाले वक्त में विज्ञान हमारे जीवन को कितना
बदल सकता है। ये फिल्में कल की हकीकत बन जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। अगली बार कोई साइंस फिक्शन फिल्म देखें तो मनोरंजन के नज़रिए से नहीं, बल्कि इन कहानियों में कहीं ना कहीं आपका मुस्तकबिल भविष्य छिपा है, ये देखें। विज्ञान अब सिर्फ लैब में नहीं, फिल्मों के जरिए लोगों के दिलों में भी उतर रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच गौतम गंभीर इन दोनों पूरी तरह फाइटर मोड में नजर आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के बीच उन्होंने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को सीधा और सख्त निर्देश दिया है। अब बहाने नहीं, नतीजे मायने रखेंगे। BCCI ने हाल में उनका एक इंटरव्यू जारी किया जिसमें गंभीर ने साफ कहा, वक्त आ गया है जब टीम इंडिया को हार को समझना और सीखना होगा, न कि उसका जश्न मनाना। उनका कहना था कि जो टीम हार का जश्न मनाने लगती है वो कभी जीतने की भूख नहीं रखती। गंभीर का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, इसकी आलोचना भी हो रही है। दरअसल उनकी पहचान एक सख्त, ईमानदार और जीत के लिए जुनूनी खिलाड़ी कह रही है, चाहे वो बतौर खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो या बतौर कोच। वे मानते हैं कि अगर देश के लिए खेल रहे हो तो आधे अधूरे प्रयास की कोई जगह नहीं है। इंटरव्यू में भारतीय क्रिकेट को अब बहानेबाजी छोड़कर नतीजों पर फोकस करना होगा। कहा, अगर जीत चाहिए तो मेहनत, अनुशासन और जवाबदेही तीनों जरूरी है। टीम के माहौल और ड्रेसिंग रूम की बात करते हुए बताया कि वहाँ पारदर्शिता और ईमानदारी की संस्कृति है। हमारे ड्रेसिंग रूम में कोई कुछ छुपाता नहीं, सब कुछ साफ साफ बोला जाता है, चाहे खिलाड़ी सीनियर हो या जूनियर। उन्होंने कहा कि यह सुनकर साफ झलकता है कि गंभीर एक ऐसे माहौल की बात कर रहे हैं जहां खिलाड़ी खुलकर बात कर सके बिना किसी डर के। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी को मजबूत बनाना है तो उसे कभी कभी दबाव में डालना पड़ता है, दबाव में ही असली ताकत सामने आती है। उदाहरण देते हुए कहा कि शुभमन गिल को टेस्ट टीम का कप्तान बनाना उसी सोच का हिस्सा था, उसे गहराई में फेंको ताकि वो अपनी ताकत पहचान सके। साथ ही उन्हें जिम्मेदारी लेने की आदत भी खिलाड़ियों में डालना चाहते हैं। यह भी माना कि टीम इंडिया भी उस मकाम पर नहीं पहुंची है जहां वे उसे देखना चाहते हैं। पूरा यकीन है आने वाले 3 महीनों में टीम काफ़ी बेहतर दिखेगी। उन्होंने कहा, हमारे पास T20 वर्ल्ड कप से पहले वक्त है, इस दौरान हमें फिटनेस, फोकस और तैयारी पर पूरा ध्यान देना होगा और इनकी ध्यान देने से हमें कोई रोक नहीं सकता। गंभीर भारतीय क्रिकेट में नई सोच और सख्त अनुशासन लाने वाले हैं। उनका मानना है कि खिलाड़ी को सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि भूख और जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने हम पर जोर दिया, मैं पर नहीं। उनकी कोचिंग फिलॉसफी काफ़ी स्पष्ट है, मेहनत करो, ईमानदारी रखो और जीतने की आदत डालो। यही मानसिकता भारतीय टीम को अगले T20 वर्ल्ड कप तक तैयार करेगी। भारतीय क्रिकेट में मौके की बात नहीं होगी बल्कि मुकाम हासिल करने की बात होगी। आखिर में एक लाइन में कहा तो वह यह होगी, बहाने छोड़ो, जीत पर फोकस करो। भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक ये ले जा सकती है। उनके नेतृत्व में टीम इंडिया सिर्फ खेलने नहीं बल्कि मैच जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। अभी खबर आई है कि हम लोगों के बेहद शानदार पसंदीदा अभिनेता धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हैं। वे वेंटिलेटर पर हैं, लगभग 90 साल के हैं। वे उम्र संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं। एक्टर के फैंस उन्हें लेकर चिंतित हो रहे हैं, उनकी बेहतर सेहत की कामना कर रहे हैं। सुपरस्टार की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र को कुछ दिनों पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें शुरुआत में नियमित जांच के लिए भर्ती कराया, लेकिन उम्र संबंधी जटिलताओं के कारण आज सुबह डॉक्टरों ने देखा कि धर्मेंद्र की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। इसके बाद किसी भी जोखिम को टालते हुए उन्हें तुरंत ICU वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। पंजाब के इस गबरू जवान ने जब से फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया है, हम लोगों के बचपन से हम इसके फ़ैन। और एक बार दिलीप कुमार जैसे सुप्रीम स्टार ने कहा था कि खुदा काश मुझे धर्मेंद्र जैसी गबरू पर्सनालिटी, धर्मेंद्र जैसे खूबसूरत मुस्कान, धर्मेंद्र जैसा बेहद अट्रैक्टिव चेहरा देता तो क्या बात होती। धर्मेंद्र साहब, हमारी तमाम दुआएं, DN न्यूज़ प्लस, हमारे MD अरुण भद्रा और शकील सादी की तमाम दुआएं आपके साथ है। नमस्कार।